नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डेल्टा वीएफडी के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडस्ट्री में वीएफडी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये मेरा कोर्स रहेगा मास्टरिंग वीएफडी। मीन्स हम वीएफडी में कैसे मास्टर बन पाए, और इसके मास्टर बनने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमको कवर करना होगा, सीखना होगा कि कैसे इसमें पैरामीटर्स डालते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, और बहुत सारे ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में हम काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पूरे सीरीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे सीरीज को देखिए। और वीएफडी का क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो मे भी वीडियो बहुत बड़ा बन जाए, तो आप पूरे वीडियो को देखिए। यकीन मानिए एट द एंड वीडियो के आप मास्टरिंग कर लेंगे, मीन्स आप एक्सपर्ट हो जाएंगे वीएफडी के बारे में। और ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं। मैं यहाँ पे पार्टिकुलर डेल्टा वीएफडी का यहाँ पे दिखा रखा हूँ, बट आप किसी एक वीएफडी के बारे में स्टडी कर लेते हैं काफी डिटेल में, तो आप जो और भी वीएफडी यूज हो रही है, जैसे कि एस्कावा का हो रहा है, मित्सुबिशी हो रहा है, सीमेंस हो रहा है, एलन ब्रेडली हो रहा है, स्नाइडर हो रहा है, तो बहुत सारे वीएफडी जो हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, तो आप उन सभी वीएफडी पे भी काम कर सकते हैं इजीली। बट कंडीशन ये है कि किसी एक वीएफडी का आइडिया होना चाहिए काफी डिटेल में कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, और ईच एंड एवरी पैरामीटर का क्या मतलब है, जो मैं इस सीरीज में पूरा कवर करने वाला हूं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप पूरे सीरीज को कंप्लीटली देखिए। आपको वीएफडी नहीं आती है, मैं शुरू से सिखाऊंगा कि वीएफडी को कैसे यूज करना है। नया वीएफडी है हमारे पास, और उसका प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम वीएफडी के पैरामीटर चेंज करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है मोटर पे, और ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वाकई वीएफडी सीखना चाहते हैं तो प्लीज पूरे सीरीज को और विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, सो डैट आपका कोई पॉइंट मिसिंग ना रह जाए। और मैं बहुत सारे पॉइंट को कवर करूंगा। मींस एक मास्टरिंग करने के लिए बहुत सारे पॉइंट को कवर करना होगा। मींस क्या क्या वो पॉइंट है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट आप वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए, सो डैट आप पूरे पॉइंट को समझ पाए। तो ये रहेगा मास्टरिंग इन वीएफडी। और मैं इसके कुछ पॉइंट्स जो लिखा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इसमें मैं अपना नाम रिलीज कर रहा हूं, मेरा नाम बैरिस्टर सिंह है। और मैं इसके बारे में अच्छा स्किप करते हैं इस पॉइंट को, और मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या इस पॉइंट में हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो इन दिस कंप्रेसिव गाइड वी विल डिलीव इनटू अ इंटरसेसिस ऑफ द वीएफडी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ऑपरेशनल प्रिंसिपल टू एडवांस प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम द ऑपरेशनल प्रिंसिपल टू एडवांस प्रोग्रामिंग, तो सिखाऊंगा। एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स भी सिखाऊंगा कि ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं वीएफडी की। वेदर यू आर द एस्पायरिंग इंजीनियर, सेशंस technician or industrial professional, this guide aims to enhance your understanding and mastering of VFD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे ऑपरेशनल प्रिंसिपल से लेकर एडवांस तक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। चाहे आप टेक्नीशियन हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, आपको वीएफडी का थोड़ा आइडिया है, हो सकता है मैं कुछ और भी ज्यादा आपको बता दूं जो आपको शायद आइडिया ना हो उस पॉइंट का, तो उन सभी पॉइंट को भी मैं कवर करूंगा। बट इन सभी के लिए आपको पूरे सीरीज को देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम वीएफडी में क्या क्या कवर करने वाले इस सीरीज में उसको हम कंसीडर करके देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में एडवांस कंट्रोल एंड ऑपरेशन, मींस इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले उसके बारे में। तो सबसे पहले वीएफडी का ओवरव्यू समझेंगे कि वीएफडी क्या है और इसका क्या मतलब है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो पहले हम वीएफडी का ओवरव्यू समझेंगे, कीपैड, डिस्प्ले, डिस्क्रिप्शन। और जो वीएफडी का कीपैड है, कीपैड में क्या क्या फंक्शन दिए रहते हैं, इसके फंक्शन को कैसे यूज करना है, तो कीपैड, डिस्प्ले, डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हाउ टू फैक्ट्री सेटिंग वीएफडी, अगर हमारे पास कोई पुरानी वीएफडी है या फिर हमको नई वीएफडी मिलती है तो उसकी फैक्ट्री सेटिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास पुरानी वीएफडी है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं नए सिरे से उस पर काम करना चाहता हूं, तो उसकी फैक्ट्री सेटिंग कैसे कर सकते हैं वीएफडी की। फोर्थ पॉइंट है, ये सभी पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन, सो दैट आप एक एक्सपर्ट बन पाए प्रोग्रामिंग में, वीएफडी की प्रोग्रामिंग में, चाहे वो डेल्टा का हो चाहे मित्सुबिशी का हो। डिफरेंस बस उसके पैरामीटर्स सेम रहते हैं, बस पैरामीटर के नंबर चेंज हो जाते हैं। बस आपके पैरामीटर के नंबर को देखना है, बाकी पूरे पॉइंट इस वीडियो सीरीज में कवर हो जाएंगे आपके। फोर्थ पॉइंट है टर्मिनल डायग्राम एंड कनेक्शन ऑफ द वीएफडी, किसी वीएफडी की वायरिंग डायग्राम कैसे करते हैं। टर्मिनल डायग्राम मींस इसके टर्मिनल्स क्या क्या सिंबल्स दिए रहते हैं, क्या क्या मतलब है ईच एंड एवरी पॉइंट का, और उसका कनेक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। वीएफडी कंट्रोल बाय कीपैड, अप डाउन एंड रन स्टॉप बटन्स। जो वीएफडी पे हमारा कीपैड, वीएफडी का जो कीपैड है
तो अप डाउन और ये मोड और रन और स्टॉप है, इसके फंक्शन को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। हाउ टू सेट फ्रीक्वेंसी विद पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। जो ये आप नोब देख पा रहे हैं इसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, तो इसके थ्रू हम कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी करके मैं उन सभी पॉइंटों के बारे में बता रहा हूं जो हम कवर करने वाले हैं। VFD कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल टर्मिनल, हम इसको अगर VFD का जो एक्सटर्नल टर्मिनल है उसको कैसे उससे कैसे कंट्रोल करेंगे। एक्सटर्नल टर्मिनल कहने का मतलब ये हुआ कि रिमोट कंट्रोल, आप ऐसा बोल सकते हो। टर्मिनल का दूसरा मतलब होता है कि रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल मींस किसी और पुश बटन के थ्रू या 0 या 24 इसके टर्मिनल पर हम अप्लाई करूं तो उसको मैं एक्सटर्नल टर्मिनल बोलता हूं। तो एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू VFD की स्पीड को कैसे कंट्रोल सकते हैं या रन या स्टॉप मोड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। मेरा 8 पॉइंट है VFD कंट्रोल बाय द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं 0 to 10 वोल्ट इस पे या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर अप्लाई करके एनालॉग वोल्टेज के थ्रू इस VFD की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी पॉइंट देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रैंप स्टॉप एंड कॉस्ट स्टॉप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे खुद इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कॉस्ट स्टॉप क्या होता है। मुझसे जैसे बात हुई थी कि सर आप ड्राइव चलाते हो, मैंने बोला हाँ ड्राइव में चला लेता हूँ, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये बहुत एक MNC कंपनी का क्वेश्चन था, ये मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि कॉस्ट स्टॉप क्या होता है। अब बताओ VFD अब चलाते तो कॉस्ट स्टॉप क्या होता है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इसको पूरा सीरीज स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट में तो ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करने वाला हूं, वहां पे मैं बताऊंगा कि कॉस्ट स्टॉप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर उसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द मोटर, मोटर की डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं 10 नंबर पॉइंट रहेगा, जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद मेरा पॉइंट रहेगा एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन टाइम एंड इफेक्ट। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम एंड इफेक्ट, इससे क्या मतलब होता है और इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे मोटर पे और हमारे ड्राइव पे। तो ये बहुत जरूरी होता है समझना कि एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है, हम कितना रखना चाहिए और अगर मैं ज्यादा रखूं या फिर कम रखूं तो मोटर पे मेरे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन विदाउट चेंज पैरामीटर। अच्छा मोटर की डायरेक्शन हम विदाउट पैरामीटर चेंज किए हुए कैसे कर सकते हैं। सपोज मेरा मोटर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, मुझे रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है बट मैं कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करूंगा, तो कैसे करूंगा। तो उस केस में भी हम मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं विदाउट पैरामीटर चेंज किए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे मैं वीडियो में बताऊंगा, बट आप क्या क्या पॉइंट कवर करूंगा वो अभी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा मल्टी फंक्शन आउटपुट रिले यूज, इसका मल्टी फंक्शन जो रिले होता है RA RB RC, जो इसके आउटपुट पोर्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि VFD रनिंग केस में या फिर फॉल्ट मोड में, तो उसको कैसे यूज करेंगे रिले पॉइंट को, उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा VFD एज ए टेक्निकली AC DC AC कंसेप्ट। एक्चुअली ये VFD टेक्निकली जो कंसेप्ट होता है AC DC AC कंसेप्ट, ये एक्चुअली मैं अभी बताऊंगा थोड़े टाइम में, बट ये हमारा ये VFD का प्रिंसिपल होता है। VFD का वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो AC DC AC कंसेप्ट पे काम करता है। इसको काफी डिटेल में मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे, बट इस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे। V/F कर्व एंड एप्लीकेशन ऑफ द V/F, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V/F कर्व क्या होता है और इसका, अच्छा इसको ट्रबल शूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके कि V/F का क्या मतलब होता है और इसको हम ट्रबल शूटिंग में कैसे यूज करेंगे इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। तो V/F कर्व आपको पता होना चाहिए और AC DC AC का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो 5th नंबर पॉइंट रहेगा कि V/F कर्व एंड एप्लीकेशन ऑफ द V/F। अब 16 नंबर पॉइंट होगा 2 वायर एंड 3 वायर कनेक्शन ऑफ द VFD को हम 2 वायर मोड में भी चलाते हैं और 3 वायर कनेक्शन मोड में भी चलाते हैं। तो 2 वायर 3 वायर में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे यूज करेंगे इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। हाउ टू रन VFD विद द जॉग मोड, जॉग मोड में VFD को हम कैसे चला सकते हैं इसको भी देखेंगे। मल्टी स्पीड फंक्शन यूज फ्रॉम द एक्सटर्नल टर्मिनल, मींस एक्सटर्नल टर्मिनल पे यूज करके MA M2 M3 पे हम किसी बाहर से एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करें, मींस 0 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट NPN या PNP मोड में है, उसके अकॉर्डिंग हम 0 वोल्ट या 24 वोल्ट अप्लाई करेंगे और इसकी स्पीड को चेंज करेंगे। मींस विदाउट पैरामीटर चेंज किए हुए हम बाहर से सिग्नल देके उसकी VFD की स्पीड को कैसे चेंज करेंगे वो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। 18 नंबर पॉइंट रहेगा और 19 नंबर पॉइंट रहेगा 19 नंबर, हाउ टू सेट फ्रीक्वेंसी बाय द बटन विद द एक्सटर्नल टर्मिनल। हम एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू और इसके बटन के थ्रू जो कीपैड के बटन है इसके थ्रू कैसे हम फ्रीक्वेंसी को सेटअप करेंगे इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। 20 नंबर पॉइंट रहेगा VFD एंड PLC कम्युनिकेशन बाय द मोड बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक VFD को हम
पीएलसी से कैसे चलाएंगे यूजिंग मोड बस कम्युनिकेशन। तो मोड बस कम्युनिकेशन के भी बारे में स्टडी करने का, और इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा मोड बस कम्युनिकेशन, मैं ऐसे आपको मतलब काफी डिटेल में बताऊंगा कि आप वीएफडी ही नहीं बल्कि कोई भी डिवाइस हो जो आप मोड बस कम्युनिकेशन पर चलाना चाहते हो उसको आप इजीली चला पाए, और एक मीन्स प्रोग्राम किसी भी वीएफडी के लिए जो मोड बस कम्युनिकेशन हो या फिर कोई भी डिवाइस हो जो मोड बस कम्युनिकेशन पे करना चाहते हैं उसका इजीली प्रोग्राम लिख पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट बन जाएगा कि अब देखिए मोड बस कम्युनिकेशन करना है वीएफडी के साथ, मोड बस कम्युनिकेशन करना है तो पूरी मोड बस को समझना होगा। मोड बस में क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, बॉड रेट जो भी है, स्टेशन नंबर, मास्टर स्लेव क्या और किस पैरामीटर में इसके वैल्यू को राइट करना है, रीड करना है, तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। बट हम इसके भी बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, वीएफडी एंड पीएलसी कम्युनिकेशन वाया मोड बस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं और क्या कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अच्छा, हाउ टू डाउनलोड वीएफडी सॉफ्ट एंड सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने बताया वो कीपैड के थ्रू या वीएफडी में हम पैरामीटर इंटर करेंगे, लेकिन बहुत लेस एफर्ट में, बहुत कम मेहनत किए हुए आप वीएफडी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर का थ्रू डायरेक्ट आप वीएफडी को कम्युनिकेट करके अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से उसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं इजिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वीएफडी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके पैरामीटर को कैसे चेंज करेंगे, ये मैं पॉइंट बताने वाला हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। वंस अगेन मैं बोलूंगा कि पूरे सीरीज को जरूर देखिए सो डेट आप मास्टरिंग कर पाए वीएफडी के बारे में। इसके अलावा केबलिंग यूएसबी टू RS485 कम्युनिकेशन होगा, जो हमारा पीएलसी हमारा लैपटॉप में यूएसबी लगेगा और RS485 हम कम्युनिकेशन करेंगे इस वीएफडी से, और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पैरामीटर इंटर करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन के भी बारे में स्टडी करेंगे, वीएफडी बाय वीएफडी सॉफ्ट क्विक पैरामीटर सेटअप, और वीएफडी सॉफ्ट के थ्रू इसमें मींस क्विक पैरामीटर सेटअप कर लेंगे, धड़ाक से पैरामीटर सेटअप कर लेंगे। जरूरी नहीं कि आप कीपैड को ओपन करें और इसके पैरामीटर पे इतना नंबर पे ये मिलेगा, इतना नंबर पे वो मिलेगा, उसको नीड नहीं है। आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मींस क्विक सेटअप कर सकते हैं, धड़ाक से सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा कीपैड सिमुलेशन वाया द वीएफडी सॉफ्ट, ये जो इसका कीपैड दिख रहा है पूरे इस कीपैड को हम वीएफडी सॉफ्ट पे लेके देख सकते हैं कि जो हम सेटअप इस वीएफडी को विदाउट टच किए हुए इसके कीपैड को हम अपने सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट करके उसको यूज कर सकते हैं। एडवांस ट्रेंड ग्राफ के बारे में देखेंगे, अगर वीएफडी हमारी चलती है तो कितनी करंट ड्रॉप हो रही है, क्या फ्रीक्वेंसी है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसको भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा वीएफडी पीएलसी प्रोग्रामिंग वाया डब्ल्यू सॉफ्ट। अच्छा देखिए वीएफडी की प्रोग्रामिंग हम मतलब मैं ऐसे बताया कि आप वीएफडी को ही यूज करके कर दो, अप डाउन कीपैड यूज कर लो, एक्सटर्नल इस पे एक्सटर्नल सप्लाई यूज कर 0-24 सप्लाई करके इसकी स्पीड को या फिर रन स्टॉप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको वीएफडी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चला सकते हो, वीएफडी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको चला सकते हो। इसके अलावा इसको पीएलसी से भी चला सकते हो। इसके अलावा इन सब के अलावा आप तो डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट के थ्रू भी चला सकते हो कि डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट के थ्रू हम वीएफडी को कैसे चलाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कि पीएलसी में कैसे प्रोग्राम राइट कर सकते हो, पीएलसी के थ्रू ही डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट के थ्रू आप वीएफडी को कैसे चला सकते हो, इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम और भी पॉइंट क्या कवर करने वाले हैं ये मैं देख लेता हूं। देखिए ट्रबल शूटिंग एंड फॉल्ट डायग्नोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉल्ट सभी वीएफडी में आती है, किसी भी मेक की वीएफडी हो, चाहे कोई भी ब्रांड मार्केट में यूज हो रहा है या फिर इंडस्ट्री यूज कर रही है, सब में ये प्रॉब्लम आता है। तो हम ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसका मैंने लिस्ट डाउन किया है। सभी प्रॉब्लम को वन बाय वन करके इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं वंस अगेन बोलूंगा कि सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोस्तों इस सीरीज को बनाने में काफी एफर्ट मुझे लगाना पड़ रहा है और मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना रहा हूँ इस पे, क्योंकि वीएफडी मैंने बाय किया है आप लोगों को समझाने के लिए। एक्चुअली मेरा काम नहीं है वीएफडी का, बट मैं आपको समझाने के लिए मैंने वीएफडी एक बाय किया है। तो प्लीज दोस्तों अगर मेरे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, मेरे वीडियो से आपको कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, सो डैट मुझे मोटिवेट मिल पाए और मैं आपके लिए बहुत एडवांस चीजें बताऊं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो और आप किसी भी इंडस्ट्री में कहीं फंसे नहीं और आप इजीली से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें सो डैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए ट्रबल शूटिंग एंड फॉल्ट डायग्नोसिस में हम क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। देखिए ओवर करंट, हमारी जो वीएफडी में ओवर करंट का अलार्म आने लगता है, ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज, एलवी मींस ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आ जाता है। ओवर हीट मशीन मींस मोटर हमारी ओवर हीट हो जाती है तो ओवर हीट का अलार्म आ जाता है। इसके अलावा मोटर ओवरलोड, मोटर पे ज्यादा लोड पड़ जाता है तो मोटर ओवरलोड, कीपैड डिस्प्ले इज अब नॉर्मल,
कीपैड डिस्प्ले इज अबनॉर्मल, अगर कीपैड में अबनॉर्मल कुछ ऐसा जो है जो नहीं दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो कीपैड इसका कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे। फेज लॉस हो जाए, मीन्स कोई एक फेज ना दिखाया, फेज लॉस दिखाता है, तो कैसे इसको ट्रबल शूट करके। मोटर कैन नॉट रन, अगर मोटर आपकी नहीं रन हो रही तो क्या रीजन हो सकता है। मोटर स्पीड कैन नॉट बी मोटर स्पीड कैन नॉट बी चेंज, अगर मोटर की स्पीड नहीं चेंज हो रही तो कैसे चेंज करेंगे। मोटर इंस्टॉल ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन, ये भी पॉइंट है। द मोटर डज नॉट रन एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह आप एक्सपेक्ट करें कि मोटर मेरी इस स्पीड से चलनी चाहिए उस स्पीड से नहीं चल रही है, उसके भी बारे में स्टडी करेंगे। और ग्राउंड फॉल्ट, ये मेरे ग्राउंड फॉल्ट है, इसको कैसे मींस ट्रबल शूट करेंगे। तो ओवरऑल ट्रबल शूटिंग के मेरे पास 12 पॉइंट है, और ये 12 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक बीएफटी में, कोई भी मेक की बीएफटी हो, ये सब अलार्म आता ही है। तो आप किसी एक बीएफटी में, सपोज मैं डेल्टा बीएफटी के बारे में बता रहा हूं, तो आप एक बीएफटी के बारे में समझ गए कि सपोज मेरा ओवर करंट दिखा रहा है, ओवर हीट दिखा रहा है, मोटर ओवरलोड दिखा रहा है, या फिर मेरा मोटर का स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या रीजन क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो रीजन मैं डेल्टा बीएफटी में बताऊंगा वो मित्सुबिशी में अप्लाई नहीं होगा, सीमेंस में नहीं अप्लाई होगा, सब में ये रूल वैलिड है। मींस अगर मोटर रन नहीं हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबके बारे में काफी डिटेल में समझेंगे कि ट्रबल शूटिंग। तो बहुत सारे पॉइंट है जो इस वीडियो सीरीज में कवर होंगे। मैं बस जस्ट इंट्रो दे रहा हूं कि अभी इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द बीएफडी प्रोग्रामिंग के लिए, अगर आप मतलब इस पे वाकई आप सीखना चाहते हैं, बीएफडी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मास्टरिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको कवर करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड होने चाहिए, मीन्स मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, वो आप उसको लिखते रहो। मीन्स अगर हर बात याद करना आसान नहीं है, आप वीडियो देखोगे पॉइंट समझ में आ जाएगा, कुछ दिन के बाद यही पॉइंट आप भूल जाओगे। मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं याद करके रखता हूँ, बट आप अगर नोट डाउन किए रहेंगे तो आप इजीली से, अगर उस टाइप की प्रॉब्लम आती है, आप पेज को ओपन करके आप रीड आउट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, या फिर मींस आप वीडियो पे डायरेक्ट विजिट करके भी देख सकते हो। तो एस्टैब्लिश द कंप्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर द बीएफडी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है बीएफडी का तो उस पर काम कीजिए, और क्या क्या आपने चेंजेस किया, कैसे क्या हुआ, उसको नोट डाउन कीजिए। और इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, वॉच कंप्लीट प्ले लिस्ट विदाउट मिस एनी लेक्चर। तो आप कोई लेक्चर मिस बिना किए हुए बीएफडी का पूरे वीडियो सीरीज को देखिए, सो डैट आप समझ पाए कि डेल्टा बीएफडी में हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। एक्चुअली डेल्टा ही नहीं, हर एक बीएफडी में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हमको कवर करते होते हैं, इसके बारे में आपको पता लग पाए दोस्तों। अब इसके अलावा हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमने जो पॉइंट को ये बताया कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसे वंस अगेन मैं रिव्यू करके आपको दिखाऊं क्या क्या मैं पॉइंट कवर करने वाला। बैक साइड पे आता हूं, तो ये एडवांस कंट्रोल एंड ऑपरेशन में मैं सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द बीएफडी के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर ये जो कीपैड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है और कैसे यूज करना है। प्रैक्टिकली सभी वीडियो को हम प्रैक्टिकली ही देखेंगे, बट ओवरव्यू जो है, हम ओवरव्यू में क्या क्या बीएफडी काम कैसे करता है, बीएफडी का क्या कंसेप्ट है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नहीं मिस करना है आपको। मैं वंस अगेन बोलूंगा कि मैं उन सभी पॉइंट को कवर करूंगा, शायद आपको पता नहीं हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में भी मींस पूछा जा सकता है, आप वहां पे भी फंस सकते हैं। नहीं पूछा जाए कोई मैटर नहीं करता है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ बीएफडी का ये मतलब है और हमको ऐसे यूज करना है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि ओवरव्यू ऑफ द बीएफडी का क्या होता है, क्या मतलब है। इस वीडियो सीरीज में हम ओवरव्यू ऑफ द बीएफडी के बारे में समझेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट ही टॉपिक था कि ओवरव्यू ऑफ द बीएफडी का क्या मतलब है, मास्टरिंग बीएफडी के कोर्स के बारे में स्टडी करें कि किसी बीएफडी में कैसे मास्टरिंग हम कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है कि हमारा ओवरव्यू ऑफ द बीएफडी, बीएफडी का क्या मतलब है, बीएफडी को हम यूज क्यों करते हैं, और बीएफडी के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, सो डेट आपको पता चल पाए कि बीएफडी होता क्या है, हम इसको यूज ही क्यों करते हैं, क्या मतलब है यूज करने के लिए, और इससे क्या क्या मेरे फायदे हैं, और इसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ द बीएफडी की स्लाइड में हम ये चेक कर लेते हैं कि हम बीएफडी क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में जाने के बाद आप देखेंगे कि व्हाट इज बीएफडी, बीएफडी क्या है। सबसे पहले ही क्वेश्चन आ जाता है कि बीएफडी क्या है, तो सबसे इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि बीएफडी क्या है। देखिए बीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, बीएफडी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्चुअली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। दे आर यूज्ड टू रेगुलेट द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ AC motors, offering exceptional
कंट्रोल एंड इफिशियंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने डिफिनेशन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार समझिए कि क्या कह रहा है कि बीएफडी का फुल फॉर्म होता है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स होता है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। इसको हम बीएफडी को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। वंस अगेन मैं बता दूं कि दे आर यूज टू, देखिए दे आर यूज टू रेगुलेट द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ एसी मोटर। इसके थ्रू, बीएफडी के थ्रू हम किसी मोटर की स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके टॉर्क को रेगुलेट कर सकते हैं। टॉर्क मींस वो कितना लोड को लेके बियरिंग कर सकता है, रोटेट कर सकता है, उसके टॉर्क को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बीएफडी के थ्रू एक्सेप्शनल मींस इसके अलावा हम कंट्रोल, मोटर की कंट्रोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इफिशियंसी इंक्रीज कर सकते हैं। मींस ओवरऑल जो मेरा वर्क है उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बीएफडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं या, और इसके अलावा स्पीड और टॉर्क के कंट्रोल के साथ साथ हम मोटर एक्सेप्शनल कंट्रोल एंड इफिशियंसी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो बीएफडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये था कि मेरा बीएफडी क्या है। बीएफडी मींस सबसे पहले उसका तो फुल फॉर्म बताते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एंड कंट्रोल सिस्टम में, और इसके थ्रू हम मोटर की स्पीड और उसके टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, पूरे वीडियो को जरूर देखिए सो दैट आप अच्छे से समझ पाए। अच्छा, बीएफडी को देखिए, इंट्रोडक्शन टू बीएफडी में बीएफडी आल्सो नोन एज, अच्छा बीएफडी को कई नाम से जानते हैं। इसका क्या क्या नाम है? बीएफडी को हम सबसे पहले वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे मींस इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा वीएसडी भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बीएफडी ना बोल के वीएसडी बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वीएसडी मींस वेरिएबल स्पीड ड्राइव, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वीएसडी मींस वेरिएबल स्पीड ड्राइव के भी नाम से जानते हैं। कोई एएसडी भी बोले तभी भी आपको बीएफडी समझना है। एएसडी का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, और इन्वर्टर ड्राइव भी बोले तभी भी आपको बीएफडी समझना। एसी ड्राइव बोले तभी भी बीएफडी ही है। मोटर ड्राइव बोले तभी भी ये बीएफडी है। यहां पे समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक बीएफडी है और इसके बहुत सारे नाम हैं। मींस अलग अलग, कोई बीएफडी बोलता है, कोई वीएसडी बोलता है, कोई एएसडी बोल सकता है, कोई इन्वर्टर ड्राइव बोल दे, कोई एसी ड्राइव बोल दे, कोई मोटर ड्राइव बोले। तो ओवरऑल आपको यही समझना है कि ये बीएफडी है जिससे हम मोटर को चलाना है। तो ये वीएसडी मींस वेरिएबल स्पीड ड्राइव। आप इसको मींस आप यहाँ कोई लोग मींस अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके कंसेप्ट होते हैं, तो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये सभी नाम जो है हमारे बीएफडी का है। अच्छा, इन्वर्टर ड्राइव और एसी ड्राइव और मोटर ड्राइव बोले तो मींस बीएफडी है। इन्वर्टर ड्राइव देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि इन्वर्टर क्यों बोलते हैं इसको। देखिए इन्वर्टर ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूंगा इस पॉइंट को कि इन्वर्टर ड्राइव हम क्यों बोलते हैं। और अच्छा मीन्स सभी बीएफडी हमारी इन्वर्टर है, बट हर एक इन्वर्टर हमारी बीएफडी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से एक बार सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि सभी बीएफडी है इन्वर्टर ड्राइव होती हैं, बट हर एक इन्वर्टर हमारा बीएफडी ड्राइव नहीं होता। जैसा कि आपके घर में इन्वर्टर लगा है, क्या वो बीएफडी ड्राइव है? नहीं। मीन्स हर एक बीएफडी हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर मीन्स जो, अच्छा ऐसे समझिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर बोलते हैं, और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है नोन एज इन्वर्टर बोलते हैं। तो ये मेरा इन्वर्टर ड्राइव है। और नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको इस नाम से जानते हैं बीएफडी को। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखेंगे कि किस नाम से, अगर कोई भी बीएफडी के बारे में बात करता है, कोई एएसडी के बारे में भी बोल दे, तो अभी भी आपको यही पॉइंट समझना है कि एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव है जो बीएफडी के बीएफडी है, जिसके थ्रू हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जॉब लिखा हूं। मींस हमारा बीएफडी का काम क्या है, बीएफडी करता क्या है, इसके बारे में यहां पे। तो सबसे पहले बीएफडी का काम होता है कंट्रोल मॉनिटर एंड प्रोटेक्शन। बीएफडी का मींस वर्किंग क्या है, आप एक लाइन में किसी को समझा सकते हैं कि बीएफडी का काम होता है कंट्रोल, मॉनिटर एंड प्रोटेक्शन। इतने सारे बीएफडी हमारे काम करता है कि पहले कंट्रोल करेगा, फिर मॉनिटर करेगा, फिर प्रोटेक्शन देता है। ये कैसे देता है इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। मींस ये बीएफडी का क्या काम है, मोटर का कंट्रोल करेगा, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगा, मोटर के टॉर्क को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोलिंग है। मींस बीएफडी हमारा दो काम करेगा। इसके अलावा ऑफरिंग, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ऑफरिंग एक्सेप्शनल हमारा इफिशियंसी को कंट्रोल करता है। अगर इफिशियंसी को अगर इग्नोर भी करें तो इसका मेन काम होता है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है एंड मोटर के टॉर्क को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोलिंग करेगा बीएफडी। इसके अलावा मॉनिटर में हम बीएफडी से क्या मॉनिटर कर सकते हैं कि करंट, वोल्टेज, टॉर्क, आरपीएम एंड टेम्परेचर। इसके अलावा और भी सारे पैरामीटर्स हैं ईटीसी। मींस ये मोटर हमारी कितनी करंट कंज्यूम कर रही है,
इसको भी हम देख सकते हैं VFD के थ्रू। ये कितना वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है वो भी स्टडी कर सकते हैं, किस टॉर्क इस मोटर के सॉफ्ट पे कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है उसको भी स्टडी कर सकते हैं, मोटर की स्पीड किस आरपीएम से रोटेट हो रहा है इसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, और इस पे मीन्स ये ओवर हीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या कितनी टेम्परेचर है इस मोटर की, इसके भी बारे में हम स्टडी कर सकते हैं VFD के थ्रू। तो VFD बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो हम कंट्रोलिंग, VFD का मेन काम है कंट्रोल, मॉनिटर एंड प्रोटेक्शन। तो कंट्रोल में हम इतना मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर में इतने सारे पैरामीटर्स को हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास VFD ना हो तो ये मोटर किस वोल्टेज पे चल रहा है, क्या आरपीएम ले रहा है, क्या करंट ले रहा है, या फिर क्या टेम्परेचर, कैसे हम मेजर कर पाते हैं। तो VFD बहुत इंपॉर्टेंट है। VFD के थ्रू इतने सारे पैरामीटर को मॉनिटर भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी पैरामीटर्स हैं, बट मेन मैंने पैरामीटर लिखा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्शन भी बचाव करता है, किसी मीन्स कोई डैमेज ना हो जाए। तो किस तरह का प्रोटेक्शन देता है, सपोज अच्छा ये मैं प्रोटेक्शन देता, ओवरलोड का प्रोटेक्शन देता, ओवर करंट का प्रोटेक्शन देता, ओवर वोल्टेज का, ओवर हीट का, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटेक्शन देता है जो मैंने आपको ट्रबल शूटिंग में बताया था। ओवरलोड का मतलब अगर मोटर की कैपेसिटी वो 1 HP की है और मीन्स 0.75 किलोवाट की है, अगर इस पे 5 किलोवाट का मैं लोड डालूं तो क्या दिखाएगा, ओवरलोड दिखाएगा। 2 किलोवाट का लोड डालूं तो ओवरलोड दिखाएगा। मीन्स तो ये अगर मोटर मेरी ओवरलोड है तो ये हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ओवरलोड से भी बचा सकते हैं VFD के थ्रू। मीन्स अलार्म जनरेट होगा कि ओवरलोड है तो हमारी मोटर बच जाएगी जलने से। इसके अलावा ओवर करंट, अगर ज्यादा करंट ले रहा है तभी भी हम इसका प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ओवर वोल्टेज का भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का मतलब कहने का कि अगर 415 वोल्ट है, 440 वोल्ट आपने दे दिया तो उससे भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ओवर हीट, अगर ये चलते चलते मोटर काफी हीट हो रही है तो उससे भी हम इसको बचा सकते हैं। तो VFD हमारे लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया कि कंट्रोलिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, मीन्स ओवरऑल इस मोटर को बचाने के लिए। तो ये बहुत इसके VFD के काम है, इतने सारे काम है VFD का। प्रीवियस स्लाइड में मैं बताया था कि VFD क्या है, ये प्रीवियस स्लाइड में सॉरी यहाँ पे VFD को किस नाम से जानते हैं, प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि व्हाट इज VFD क्या है, और ये VFD को किस नाम से जानते हैं इस स्लाइड में देखे आपने। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बता रहा हूँ कि इसका काम क्या है, VFD का क्या क्या काम है, मेन काम है। आप ये सब पॉइंट कवर होता है बट आपका मेन काम है, अगर कोई पूछे VFD क्यों यूज करते हैं तो कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं कि मोटर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसके पैरामीटर को मॉनिटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम कंट्रोल सेक्शन समझ लेते हैं कि VFD को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस किस सेक्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंट्रोलिंग सेक्शन आता है इसमें टाइप ऑफ डिस्क्रीट इनपुट। टाइप ऑफ डिस्क्रीट इनपुट, एनालॉग इनपुट सिग्नल और कम्युनिकेशन के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ डिस्क्रीट इनपुट का क्या मतलब है, एनपीएन और पीएनपी मोड में यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि एनपीएन और पीएनपी मोड में हम कैसे ऑपरेट करेंगे। अच्छा, डिस्क्रीट इनपुट का मतलब ये होता है कि डिस्क्रीट इनपुट मींस डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, और एनालॉग इनपुट मींस ये कंटिन्यूअस सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने ऐसे आपको एनालॉग पीएलसी प्रोग्रामिंग में बता रखा है कि देखिए डिस्क्रीट सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं और एनालॉग सिग्नल को हम कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं। तो VFD को हम दोनों डिजिटल के थ्रू भी और एनालॉग के थ्रू, दोनों के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिजिटल के थ्रू करना है तो हमको एनपीएन और पीएनपी मोड में अप्लाई करना होता है। मींस इस पे आप 0 वोल्ट या 24 वोल्ट देके आप इसके पॉइंट को कवर कर सकते हो। मींस ये हमारा जो MI1 MI2 देखिए MI1 पे कर सकते हैं, MI3 MI2 MI4, ये सब इस पे टर्मिनल पे 0 या 24 वोल्ट अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू आपने डीप स्विच को एनपीएन में रखा है या फिर पीएनपी में रखा है, उसके अकॉर्डिंग इस पे 0 या 24 वोल्ट अप्लाई करके इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे रन या स्टॉप कर सकते हैं। तो इसको भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि मींस एक्सटर्नल टर्मिनल पे सप्लाई देके आप इसकी स्पीड और इसके रन और फॉरवर्ड कमांड को, डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को मींस डायरेक्शन, रोटेशन और इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं मींस डीप स्विच के थ्रू, और ये हमारा एनालॉग इनपुट के थ्रू। इसके अलावा अच्छा देखिए, अगर मैं इसके कीपैड के थ्रू करता हूं तो ये लोकल पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं इस पे सिग्नल अप्लाई करके देता हूं, मींस बाहर से 0 या 24 वोल्ट पीएलसी के थ्रू अप्लाई करता हूं इन सभी पॉइंटों पे MI1 MI2 पे, तो ये मेरा ये रिमोट ऑपरेशन हो जाएगा। मींस देखिए, अगर VFD का खुद का हम अगर कीपैड नहीं यूज किया तो इस पे अगर मैं सप्लाई देता हूं तो ये रिमोट टर्मिनल बोला जाएगा। अगर मैं इन सभी पॉइंटों पे सप्लाई न देकर इसके कीपैड को अप डाउन करके चलाता हूं तो ये मेरा लोकल पैरामीटर्स होगा। तो ये लोकल हो या फिर रिमोट पैरामीटर हो, दोनों को हम डिस्क्रीट इनपुट के थ्रू मींस डिजिटल सिग्नल के थ्रू चला सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं AVI का फुल फॉर्म होता है एनालॉग वोल्टेज इनपुट, ACI का फुल फॉर्म होता है एनालॉग करंट इनपुट।
ये स्विच डीप स्विच 2 है। अगर आप करंट मोड में चलाना चाहते हैं तो डीप स्विच नीचे रखेंगे, वोल्टेज मोड में चलाना चाहते हैं तो डीप स्विच अप रखेंगे। करंट का जो रेंज होता है 4 टू 20 मिली एम्पियर, 4 टू 20 मिली एम्पियर देके इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, मींस स्पीड और इसके जो हमारा टॉर्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एसीआई मोड में काम करते हैं तो 4 टू 20 मिली एम्पियर, अगर वोल्टेज मोड में काम करेंगे तो 0 टू 10 वोल्ट अप्लाई करके इस VFD की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट और 0 वोल्ट मींस एसीएम और एसीएम में इसका एनालॉग का कॉमन पॉइंट है, एनालॉग कॉमन पॉइंट है ये हमारा एसीआई और ईवीआई मोड यहाँ पे है। तो इसके थ्रू आप 0 या 10 वोल्ट अप्लाई करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि अगर 0 टू 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रीट इनपुट अप्लाई करके इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। हालांकि मैं अभी इस थ्योरी में मैं ये बता रहा हूँ कि VFD है क्या, इसको यूज कैसे करते हैं और इसकी कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। तो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जरूर मींस आपको पूरा प्रैक्टिकल, ये पूरी सीरीज हमारी प्रैक्टिकल की सीरीज रहेगी, तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि 4 टू 20 मिली एम्पीयर और 0 टू 10 वोल्ट कैसे अप्लाई करके इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस VFD की कंट्रोलिंग मोड बस कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसे टू वायर कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं या फिर RS485 भी कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। तो इसको मोड बस कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे भी इस VFD की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन को, कुछ भी जो भी डायरेक्शन स्पीड इसकी कंट्रोल करना है हम PLC के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक VFD को कंट्रोलिंग इसके थ्रू कर सकते हैं कि आप डिस्क्रीट इनपुट अप्लाई करो, मींस डिजिटल इनपुट करो, चाहे लोकल पैरामीटर मींस लोकल कंट्रोल हो या फिर रिमोट कंट्रोल हो, इसके थ्रू कर सकते हैं। ये नला के थ्रू कर सकते हैं 4 टू 20 मिली एम्पीयर या 0 टू 10 वोल्ट अप्लाई करके इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं स्पीड और टॉर्क की। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम इसकी स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और इसके अलावा देखिए हाउ टू सेलेक्ट सुटेबल VFD। अच्छा, VFD का सिलेक्शन कैसे करेंगे? VFD का सिलेक्शन करना, बट मैं यहाँ पे मोटर लगा रखा हूँ। तो VFD का सिलेक्शन जो होता है मोटर पे डिपेंड करता है कि मोटर आपका किस टाइप का है, क्या रेटिंग है, उसके हिसाब से आपको मींस VFD का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि मोटर का वोल्टेज रेंज क्या है, मींस 3 फेज है, मोटर तो मस्ट भी 3 फेज ही होना चाहिए। तो 3 फेज में 230 वोल्ट है या फिर 415 वोल्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप VFD का सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, ये 3 फेज सिंगल फेज क्या होगा अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मोटर वोल्टेज एट द साइट मींस 230 वोल्ट है या फिर 415 वोल्ट है। मोटर वोल्टेज एट साइड पे कितना होना चाहिए, मोटर की कैपेसिटी कितनी है मींस किलोवाट या HP, सब इसके नेम प्लेट पे दिया रहता है। ये सब पैरामीटर्स आपको पता रहना चाहिए कि मोटर का फेज कितने फेज का है। ऐसा ना हो कि आपने सिंगल फेज का मोटर है उसके लिए VFD का सिलेक्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन क्या है आपका, एप्लीकेशन किस टाइप का एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है मींस किस एप्लीकेशन के लिए, किस काम के लिए आप मोटर का मींस VFD का सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपका एप्लीकेशन क्या है, कन्वेयर के लिए यूज करें, क्रेन के लिए यूज करें, एलिवेटर के लिए यूज करें, पंप के लिए, फैन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, etc। किस टाइप का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप मोटर का सिलेक्शन करें। मींस ये देखिए कन्वेयर का मतलब ये हो गया कि इस पे टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है, तो जो टॉर्क अधिक जनरेट करता है VFD उस टाइप का सिलेक्शन करेगा। क्रेन में भी लोड पड़ेगा तो उसमें आपको चाहिए कि भाई टॉर्क ज्यादा जनरेट चाहिए। एलिवेटर में भी आपको मींस एक बार टॉर्क ज्यादा लगता है, कम लगता है। पंप में भी, फैन में मींस फैन में रोटेट करने के लिए उतनी ज्यादा टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें स्पीड मैटर करेगा कि फैन कितना फास्ट चल रहा है। तो किस टाइप का आपको VFD का सिलेक्शन करना होगा ये आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए VFD आर नॉट कंपेटेबल विथ अ सिंगल फेज मोटर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि VFD हमारे सिंगल फेज के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं मोटर ये 3 फेज है तभी जाके VFD का सिलेक्शन करूंगा, ऐसा नहीं कि ये मोटर मेरा सिंगल फेज है और आप VFD का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो VFD सिंगल फेज के लिए कंपेटेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने रीड पे कर रखा है सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे मोटर फेज लिखा है कि मोटर मस्ट भी 3 फेज ही होना चाहिए। मोटर और VFD सिंगल फेज के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी VFD का सिलेक्शन कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अच्छा, VFD का एडवांटेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि VFD हम लगाते क्यों हैं। मींस VFD से आपने पहले समझा था कि डिफिनेशन क्या है VFD का और VFD का काम क्या है, मींस क्या काम करता है, जैसे कि कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और आपने प्रोटेक्शन के बारे में स्टडी किया था। और VFD का एडवांटेज क्या है, ये हम ये लगाते ही क्यों हैं, इसके फायदे हम समझ लेते हैं। देखिए अब VFD इज ए कंट्रोल यूनिट ऑफ द 3 फेज मोटर। ये VFD के थ्रू हम 3 फेज मोटर को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द स्पीड ऑफ एनी 3 फेज मोटर इज डायरेक्टली
लिंक टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्री फेज एसी पावर सप्लाई। किसी भी मोटर का जो स्पीड होता है उसके जो वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है उसको डायरेक्ट उसके साथ लिंक रहता है। मींस किसी मोटर की स्पीड कैसे निकालते हैं, एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, इस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। अच्छा, अल्टर मींस एसी फॉर अल्टरनेटिव करंट, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट के नाम से जाने। अच्छा, इसका फुल फॉर्म है ए फॉर एसी, मींस एसी अगर है तो अल्टरनेटिव करंट जानेंगे और डीसी है तो डायरेक्ट करंट जानेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन विदाउट बीएफडी द मोटर स्पीड इज ऑलवेज फिक्स आइदर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। इसमें मैंने बताया था कि थ्री फेज मोटर का जो सप्लाई स्पीड होता है डायरेक्ट थ्री फेज पावर सप्लाई के साथ लिंक होता है। मींस अगर देखो आपके पास बीएफडी नहीं है, अगर थ्री फेज आपके पास मोटर और आपके पास बीएफडी नहीं है, मींस देखिए स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन विदाउट बीएफडी, अगर आपके पास बीएफडी नहीं है और थ्री फेज सप्लाई से चला रहे हैं तो आपकी मोटर डायरेक्ट आइदर 50 हर्ट्ज पे चलेगी आइदर 60 हर्ट्ज पे चलेगी, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप किस कंट्री में बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मोटर की फ्रीक्वेंसी चलेगी। अगर आपके पास बीएफडी नहीं है तो 50 हर्ट्ज पे चलेगा या फिर 60 हर्ट्ज पे चलेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री में रहते हैं उसके हिसाब से। तो बट हम बीएफडी ही यूज करके इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए नीचे वाला ये पॉइंट क्या मेरा बोलता है कि ए बीएफडी allow us to change the speed of three phase motors by alternating the AC output frequency। बीएफडी अलाउ करता है कि किसी भी मोटर की स्पीड को चेंज कर सकता है बाई अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। अगर मैं किसी मोटर की स्पीड को चेंज करना चाहता हूं तो उसकी सप्लाई जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मैं उसकी स्पीड को चेंज कर सकता हूं। और बीएफडी कैन हेल्प टू अस, बीएफडी हमको किस काम में हेल्प करता है, रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन में भी काम करता है। मींस एनर्जी कंजप्शन का क्या मतलब है, अगर मैं मोटर को चलाना चाहता हूँ कि 10 हर्ट्ज पे, मींस स्लो स्पीड पे, जितना हम कम स्पीड पे चलाएंगे उतनी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। तो अगर अब देखिए हमारे पास बीएफडी नहीं है तो डायरेक्ट बीएफडी हमारी कितनी हर्ट्ज पे चलेगी, आइदर 50 हर्ट्ज पे चलेगी आइदर 60 हर्ट्ज पे चलेगी, क्योंकि बीएफडी नहीं है। विदाउट बीएफडी हमारा मोटर ऑलवेज फिक्स स्पीड पे चलेगा, फिक्स एट 50 हर्ट्ज पे। तो 50 हर्ट्ज पे चलेगा, ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, तो इससे हमारी एनर्जी सेविंग नहीं हो पाएगी। बट मैं बीएफडी लगा के इसकी एनर्जी को कंजप्शन को रिड्यूस कर सकता हूं। मींस अगर मुझे 10 हर्ट्ज चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम करके 10 हर्ट्ज पे मैं एनर्जी कंजप्शन कम कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंप्लीफाई द आउटडेटेड सिस्टम सच एज स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब देखिए बीएफडी नहीं होता है तो मेरे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर हमको यूज करना पड़ता है। और उसके अलावा मुझे अगर मोटर की स्पीड को मींस मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करना होता है तो एडिशनल कॉन्टेक्टर लगाते हैं। ये सब आउटडेटेड सिस्टम है, मींस ये सिस्टम सब ओल्ड है, बहुत पुराने हैं। इसको इन सभी सिस्टम को हटा सकते हैं हम मैं एक बीएफडी को यूज करके। तो बीएफडी यूज करने से ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा बच जाता है। इंस्टॉलिंग कॉस्ट थोड़ा सा ये 8,000 10,000 12,000 का मिलता है तो इंस्टॉलिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होता है। बट आप एक बार इसको यूज कर लेते हो, मींस आप अप्लाई कर लेते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कम होने लगता है। मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जब आपने इंस्टॉल करने के बाद आप उस प्रोसेस को चलाने लगे, मशीन चलाने लगे, मशीन चलाने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कुछ अगर आपने कोई खराब हो गया इक्विपमेंट वो लगा रहे हैं, उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाती है जब मैं बीएफडी यूज करता हूं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट द टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर, अगर देखिए मोटर की टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं कि मोटर पे कहां पे टॉर्क ज्यादा लगता है। सपोज एलिवेटर है या फिर कन्वेयर है, एक साइड से मटेरियल लेके जा रहा है तो काफी ज्यादा लोड पड़ता है मोटर पे, उधर से खाली आ रहा है तो उस समय लोड नहीं पड़ेगा, मींस टॉर्क कम रहेगा, तो उसके टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को भी हम चेंज कर सकते हैं बीएफडी के थ्रू। मोटर कंट्रोल यूजिंग एक्सटर्नल कंट्रोल, अब देखिए कंट्रोल यूजिंग एक्सटर्नल कंट्रोल, इसको मैं बीएफडी को एक्सटर्नल कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूं। लाइक पीएलसी के थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर से सप्लाई देके भी हम 024 सप्लाई देके इसके टर्मिनल पे कंट्रोल टर्मिनल पे भी इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर, मोटर की परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं कि मोटर कितना टॉर्क ले रहा है, कितनी करंट ले रहा है, कितनी वोल्टेज ले रहा है, कितनी पावर कंजप्शन कर रहा है, तो सब एडवांटेज है। इंप्रूव द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम, हम सिस्टम का ओवरऑल पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, पावर फैक्टर को ही इंप्रूव करके हम इसकी जो पावर कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा some BFD can be connected to single phase power supply to the power of once again मैं इसको रीड कर देता हूं। some BFD can be connected to a single phase power supply to power a three phase motor, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखिए
क्या बोल रहा है कि कुछ बीएफडी होती है जो सिंगल फेज से ऑपरेट होती है। अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास एक 3 फेज मोटर है, ठीक है, और आपके पास बीएफडी नहीं है बट आपके पास सिंगल फेज सप्लाई है, तो क्या आप बीएफडी को मींस मोटर को चला पाएंगे? अगर आपके पास, मैं वंस अगेन में मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 3 फेज मोटर है और आपके पास 3 फेज सप्लाई नहीं है, तो क्या उस मोटर को आप चला पाएंगे? तो नहीं चला पाएंगे। तो बीएफडी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 3 फेज सप्लाई न होने का बावजूद भी हम एक 3 फेज मोटर को हम चला सकते हैं एक बीएफडी के थ्रू। अभी मैं जो बीएफडी पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मेरे पास मेरे रूम पे 3 फेज सप्लाई नहीं है बट मेरे पास 3 फेज मोटर है, तो उस 3 फेज मोटर को मैं चला लूंगा इस बीएफडी के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है कि हमारे पास 3 फेज सप्लाई न होने का बावजूद भी मैं एक 3 फेज मोटर को चला पा रहा हूं बीएफडी के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यही लिखा गया कि सम बीएफडी कैन बी कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज पावर सप्लाई टू पावर अ 3 फेज मोटर। इसका मतलब यही हुआ कि एक सिंगल 3 फेज मोटर को हम एक सिंगल फेज बीएफडी के थ्रू भी हम चला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या पॉइंट है, पीएलसी प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेट द कंट्रोल ऑफ द बीएफडी। पीएलसी के थ्रू इस बीएफडी को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं, मींस ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट कोई भी पैरामीटर चेंज किए, विदाउट कोई भी कीपैड टच किए, पीएलसी के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है बीएफडी के, बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बीएफडी यूज करता हूं तो क्यों यूज करता हूं, क्या इसके एडवांटेज है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इसका डिसएडवांटेज क्या, हर एक चीज का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है बीएफडी का कि देखिए क्या है, अ बीएफडी डज नॉट हैव अ एबिलिटी द बूस्ट द वोल्टेज प्रेशर एंड ऑफ द मेन पावर सप्लाई। अब बीएफडी जो होता है, अगर जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है, इनपुट वोल्टेज मेरे पास 230 वोल्ट है या फिर 440 वोल्ट है, कितना भी वोल्ट है, 230 वोल्ट है या फिर 440 वोल्ट है, अगर वो वोल्टेज कम आ रहा है तो उसके इनपुट वोल्टेज को मैं बूस्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि हमारा स्टेबलाइजर हम घर में क्यों यूज करते हैं, जो इनपुट वोल्टेज हमारा कम आता है उसकी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं, जो इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है उसको आउटपुट वोल्टेज में इंक्रीज कर देता है। तो बीएफडी के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इनपुट वोल्टेज को जो डज नॉट द एबिलिटी द बूस्ट द वोल्टेज प्रेशर ऑफ द मेन पावर सप्लाई, कि मेन पावर सप्लाई की वोल्टेज को बूस्ट कर पाए, तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है बीएफडी के अंदर। ये डिसएडवांटेज बन जाता है। और बीएफडी है जो एबिलिटी टू स्टोर द डेडली चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि बीएफडी को पावर सप्लाई दे दो और पावर सप्लाई देने के बाद तुरंत उसके इक्विपमेंट को छुओगे ना तो आपको बहुत तेजी से शॉक मारेगा, मींस करंट मारेगा। तो क्या होता है, इसका मतलब वो डेडली चार्ज को स्टोर कर रखा है, उसके अंदर कैपेसिटर बैंक होते हैं जो पावर कट होने के बाद भी चार्ज को स्टोर कर लेता है। अगर आप उसके इक्विपमेंट को छुएंगे तो आपको करंट लग सकती है, तो ये डेडली चार्ज को स्टोर करता है। तो किसी भी बीएफडी में पावर सप्लाई देने के 10 सेकेंड मींस पावर सप्लाई कट होने के 10 मिनट के बाद ही बीएफडी को टच करना चाहिए, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। तो ये मेरा इसका डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, अब बीएफडी आउटपुट हाई पावर डिजिटल सिग्नल, ये पीडब्ल्यूएम टेक्निक पे काम करता है, तो ये बहुत हाई पावर डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, जिसकी वजह से बीएफडी में कुछ नॉइज आती है। जैसे बीएफडी आप चलाओ ना, बीएफडी से मोटर चलाओ तो कुछ नॉइज आती है, वही हाई पावर डिजिटल सिग्नल की वजह से होता है, मींस पीडब्ल्यूएम टेक्निक के थ्रू कुछ नॉइज जनरेट होता है जो हमिंग का साउंड देता है मोटर में, मींस वाइब्रेशन देने लगता है। तो ये मेरा डिसएडवांटेज। ऑल बीएफडी हैव अ 3 फेज आउटपुट सप्लाई, मींस ये देखिए ऑल बीएफडी है जो 3 फेज पावर सप्लाई, मींस इसके 3 फेज ही पावर सप्लाई मिलता है, सिंगल फेज पावर सप्लाई नहीं मिलता, ये भी डिसएडवांटेज है। बीएफडी आर नॉट कंपेटेबल विद अ सिंगल फेज मोटर। अगर ये बीएफडी से मैं एक सिंगल फेज की मोटर को चलाना चाहूं तो मैं बीएफडी से मींस सिंगल फेज के मोटर का सप्लाई सिंगल फेज मोटर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये बीएफडी हमारे 3 फेज के लिए ही अप्लीकेबल है। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेज बन जाता है कि मेरे पास सिंगल फेज एक मोटर है और मैं उसे बीएफडी के थ्रू चलाना चाहता हूं तो मैं उसको नहीं चला पाऊंगा। आपने अभी तक एनालाइज भी किया होगा, जहां भी बीएफडी आपने देखा होगा वहां पे 3 फेज मोटर ही देखा होगा, कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि सिंगल फेज मोटर को बीएफडी के थ्रू चलाया जा रहा है। तो एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि कोई डिसएडवांटेज था, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम बीएफडी एसी डीसी एसी कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो बीएफडी काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मींस बीएफडी एसी डीसी एसी का कंसेप्ट क्या है, और इस सर्किट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बीएफडी की जो वर्किंग प्रिंसिपल है एसी डीसी एसी कंसेप्ट क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों।
अब हम इस स्लाइड में ये समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू VFD AC DC AC कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ये समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि VFD आखिर काम किस प्रिंसिपल पे करता है, क्या कंसेप्ट इसके अंदर मीन्स इसके सर्किट डायग्राम में क्या कंसेप्ट ऐसा चलता है जो हमारी VFD की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि VFD जो होती है AC DC AC का कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में काफी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो सीरीज में, सो डैट मुझे ये पता चल पाए। अभी तक तो मैंने ये समझा कि VFD है क्या और क्या क्या पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज और जो भी कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं उन सब के बारे में काफी डिटेल में हमने स्टडी किया। इस वीडियो सीरीज में हम उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे कि AC DC AC कंसेप्ट क्या है। तो देखिए क्या है, इन अवर डेप्थ ओवरव्यू ऑफ द VFD AC DC AC सिस्टम, इट्स फंक्शन एंड एप्लीकेशन, इसके फंक्शन और एप्लीकेशन क्या है इस सेशन में हम इसको कवर करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम ये समझते हैं कि AC DC AC का क्या फंक्शन है। वंस अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो देखिए बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी VFD का, कि कन्वर्जन प्रोसेस होता है। द VFD AC DC AC सिस्टम इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC टू डायरेक्ट करंट DC एंड देन बैक टू AC करंट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अल्टरनेटिंग करंट पहले AC में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट AC करंट टू डायरेक्ट करंट DC करंट में, देन आफ्टर बैक वापस से फिर उसको हम AC में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन प्रोसेस होता है जो AC DC AC का मतलब, और इससे पावर मैनेजमेंट होता है। कैसे होता है? इट्स मैनेज द पावर फ्लो इंश्योरिंग द एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और इसके थ्रू मींस AC DC AC कंसेप्ट के थ्रू हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम पावर को मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिएगा पावर कन्वर्जन मेथड कंपैरिजन है जो 3 फेज AC पावर रेगुलेटेड एंड आइसोलेटेड DC आउटपुट्स का ये कुछ मींस कंपैरिजन है। हालांकि ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा, मेन मैटर करेगा कि वर्किंग इसका प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, मैं इसको वायरिंग डायग्राम मींस इंटरनल सर्किट के थ्रू समझा देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, AC टू DC कन्वर्जन होता है। तो फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 2 में कुछ अलग पॉइंट मिलेगा, स्टेप नंबर 1 में रेक्टिफिकेशन होता है। अच्छा देखिए AC टू DC मींस अगर ऐसा डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करता है उसे हम मींस रेक्टिफायर बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए SMPS समझ लो, आपके पास SMPS होता है जो सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, उससे 24 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट और जो भी मींस DC वोल्टेज आउट होता है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के डिवाइस को हम रेक्टिफायर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते ही क्यों, क्योंकि हमारी जो इनपुट आती है जो AC आती है 440 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट जितनी भी आए, उसकी AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए मुझे रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले रेक्टिफायर यूज करते हैं जो AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करता है, इसलिए क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हम जीरो कर देंगे और फिर जीरो से हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए हमको सबसे पहले रेक्टिफायर सर्किट यूज करना होता है कि जो हमारी जो AC पीछे से आ रही है फिक्स फ्रीक्वेंसी उसको हम जीरो कर ले, ताकि हमारी अच्छा जब आप फ्रीक्वेंसी वेरिएबल स्पीड ड्राइव यूज करते हो तो फ्रीक्वेंसी आप 0 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज मींस जीरो से बढ़ा के अप टू 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज से लेके जाते हो। तो इसीलिए मुझे फ्रीक्वेंसी जीरो करनी पड़ती है रेक्टिफायर सर्किट के और रेक्टिफायर सर्किट यूज करके। जैसे रेक्टिफायर का एग्जांपल है SMPS जो आप अपने पैनल में यूज करते हो, जो AC सिग्नल देने के बाद वो DC आपको आउटपुट देता है, तो वो रेक्टिफायर होता है। तो देखिए AC पावर रेक्टिफायर इनटू DC यूजिंग द डायोड एंड अदर सर्किट कंपोनेंट्स। हालांकि केवल डायोड ही नहीं होता, डायोड के अलावा और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ये 3 फेज AC इनपुट है, यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट लगा और ये मेरा फिल्टर लगा है। और देखिए फिल्टरिंग में क्या होता है, द फिल्टर DC पावर इज प्रिपेयर फॉर द सबसिक्वेंट कन्वर्जन स्टेट्स। मीन्स अब जब हमारा फर्स्ट स्टेप में AC टू DC कन्वर्ट करते हैं मीन्स 3 फेज जो AC सप्लाई मिलती है। अच्छा तीनों सर्किट देखेंगे सेम सर्किट है, तीनों को अलग अलग मीन्स वे से दिखाया गया सो डेट आप समझ पाए कि अगर कहीं आप ये सर्किट देखें तो कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं ये सर्किट देखे तो कंफ्यूज ना हो और कहीं ये सर्किट देखे तो कंफ्यूज ना हो। तो ये थायरिस्टर लगे होते हैं आउटपुट पे, जो मैं सेकंड स्टेज में बात करूंगा, बट ये तीनों सर्किट हमारे यही बताता है AC DC AC कंसेप्ट के लिए। तो फर्स्ट स्टेज में मेरा क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन होता है, मींस 3 फेज AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करते हैं और उसकी फिल्टरिंग करते हैं। फिल्टरिंग करने के बाद ये DC यहाँ पे देखेंगे फिक्स DC वोल्टेज होता है, जो ये DC बैंक लगा रहता है, कैपेसिटर बैंक लगा होता है, ये
जिसका काम होता है रिपल को फैक्टर करना। रिपल्स जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो डीसी में कुछ एसी के रिपल फैक्टर रह जाते हैं, उसी को फिल्टरिंग करने के लिए हम फिल्टरिंग यूज करते हैं, जो ये फिल्टर सर्किट है। तो फिल्टर सर्किट में क्या होता है, द फिल्टर, यहाँ वंस अगेन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द फिल्टर द डीसी पावर इज प्रिपेयर फॉर द सबसिक्वेंट कन्वर्जन स्टेज। मीन्स जो डीसी फिल्टर डीसी होता है उसको सेकंड स्टेज के लिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट यूज किया गया। देखिए एसी टू डीसी कन्वर्जन, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, उसके अलावा एलसीसी फिल्टर भी लगा रहता है। तो ये मेरा ये कन्वर्जन होता है जो फर्स्ट स्टेज में होता है एसी टू डीसी, इसके लिए सर्किट यूज किया गया। देखेंगे फर्स्ट स्टेज में एसी का मेरा वेवफॉर्म ये होता है, ये सिंगल फेज एसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह थ्री फेज को भी हम वेवफॉर्म से जनरेट कर सकते हैं। और आफ्टर ये कन्वर्जन स्टेप नंबर 1 एसी टू डीसी कन्वर्जन के बाद हमको कुछ इस टाइप का मीन्स वेवफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये डीसी बस वोल्टेज पे दिखा रहा है कि कुछ इस टाइप का मेरा वेवफॉर्म जनरेट होता है। अच्छा, एसी इससे मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहां जैसे मैं बताते एसी मोटर नंबर ऑफ द पोल्स फार्मूला क्या होता है, P = 120 F बाई मीन्स ये पोल है तो P = 120 F बाई NS जो सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा और F हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या करना होता है। देखेंगे स्टेप नंबर 2 में डीसी टू एसी कन्वर्जन होगा। मींस जो हमारी एसी से डीसी बनी थी, वंस अगेन स्टेज नंबर 2 में 2 स्टेज में होता है, एसी टू डीसी फिर डीसी टू एसी बैक। तो स्टेज नंबर 2 में हम डीसी टू एसी कन्वर्जन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डीसी टू एसी कन्वर्जन। तो इन्वर्जन इसमें क्या बोलता है, अच्छा वन थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। जो एसी को मीन्स सॉरी एक बार ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, जैसे कि एसएमपीएस होता है। और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसे हम इन्वर्टर बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में इन्वर्टर लगा रहता है कि आप देखते हैं कि जो डीसी बैटरी पावर स्टोर करता है डीसी, और देन आफ्टर उसको वंस अगेन एसी में कन्वर्ट करके आपके घर की सप्लाई देता है। तो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसे हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो देखिए इन्वर्जन में क्या है, देखिए इन्वर्जन में द फिल्टर डीसी इज इन्वर्टेड बैक टू एसी पावर सुटेबल फॉर द आउटपुट। अब देखिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फिल्टर डीसी, इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या किया था, डीसी फिल्टर किया था। यहाँ पे देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन के थ्रू डीसी फिल्टर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था डीसी, इसके थ्रू सर्किट के थ्रू यहाँ पे मेरा रेक्टिफिकेशन हुआ था, फिर इस डीसी को फिल्टर किया था। तो द डीसी फिल्टर इज यहाँ पे देखेंगे द फिल्टर डीसी पावर इज प्रिपेयर फॉर द सबसिक्वेंट कन्वर्जन स्टेज नंबर 2 के लिए। तो स्टेज नंबर 2 में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इन्वर्जन किया, मीन्स द फिल्टर डीसी इज इन्वर्टेड टू बैक टू एसी पावर सुटेबल फॉर द आउटपुट। मीन्स वंस अगेन जो डीसी पावर है उसको एसी में कन्वर्ट किया, और किस तरीके से कन्वर्ट किया, सुटेबल फॉर द आउटपुट, किस हिसाब से मुझे आउटपुट जनरेट करना है, एसी किस हर्ट्ज से मुझे वोल्टेज को जनरेट करना है, उसके लिए इन्वर्जन किया। इन्वर्जन मीन्स ये इन्वर्टर है। और आउटपुट स्टेबलाइज करना होता, मीन्स आउटपुट जो आपने एसी डीसी से एसी में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसे ही नहीं हो गया, बट उसको स्टेबल करना पड़ता आउटपुट को, सो दैट ये फ्लक्चुएट ना करे। उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, द आउटपुट एसी पावर इज मैनेज बाय स्टेबिलिटी एंड द कंपेटिबिलिटी विथ इलेक्ट्रिकल लोड के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रिकल लोड हमारा जो मीन्स एसी से डीसी डीसी से एसी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो हमने इलेक्ट्रिकल लोड लगाया, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट हम यूज करते हैं जो हमारी पावर, जो एसी पावर जनरेट हुई है उसको कंपेटिबल और मीन्स उस ड्राइव के प्रति कंपेटिबल और स्टेबिलिटी फाइंड आउट करें। तो देखिए वंस अगेन मैं वही सर्किट दिखा रहा हूं बार बार कि जो देखिए यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे रेक्टिफायर होगा, मीन्स रेक्टिफिकेशन होगा सर्किट का, यहाँ पे फिक्स डीसी वोल्टेज होगा जो इसके फिल्टर करेगा, मीन्स डीसी बैंक। और इन्वर्टर सर्किट है, ये थायरिस्टर लगा रहता है, और देन आफ्टर इस थायरिस्टर से हम 3 फेज आउटपुट फाइंड आउट करके इस मोटर को हम चलाते हैं। तो ये वाला जो मोटर है, अच्छा इस मोटर का स्पीड का फार्मूला ये है कि P = 120 F बाई NS, NS मीन सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप वेवफॉर्म को देखते हैं, ये सिंपल सर्किट है। अगर आप यहाँ पे ये फिल्टर है, ये एलसी फिल्टर लगा है, यहाँ पे देखेंगे वेवफॉर्म प्लस और नेगेटिव मीन्स नेगेटिव में और पॉजिटिव में साइन वेव है, डिग्री का रोटेशन देता है 360 डिग्री। ये हमारे रेक्टिफायर के बाद ये मेरा वेवफॉर्म प्राप्त होता है। फाइनली जब मोटर को चलता है तो मोटर में मेरा ये वेवफॉर्म प्राप्त होता है। PWM टेक्निक के हिसाब से ये देखेंगे तो कुछ यहाँ पे मुझे पल्स दिखाए जा रहे हैं, इसी से नॉइज मीन्स जनरेट होता है, जो मैं आपको डिसएडवांटेज में बताया था कि इसमें PWM टेक्निक यूज होता है, जिसकी वजह से हमिंग साउंड आती है मोटर में। तो ये मेरा वही वेवफॉर्म यहाँ पे शो किया गया कि मोटर को कौन सा वेवफॉर्म मिलेगा, तो मोटर को कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म मिल रहा होगा। तो ये AC DC कन्वर्जन है जो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट
एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते हैं सो दैट मैं उसकी स्पीड को वेरी कर पाऊं, क्योंकि आपकी स्पीड आप जीरो से वेरी करोगे और जब मोटर बंद रहेगी तो जीरो से वेरी करोगे, तो इसीलिए मैं एसी से डीसी में करके उसकी फ्रीक्वेंसी को जीरो कर देता हूं सो दैट मैं अपने आउटपुट के हिसाब से वोल्टेज को जनरेट कर पाऊं, आउटपुट स्टेबिलिटी कर पाऊं। और नेक्स्ट स्लाइड में ये मेरा एसी डीसी कंसेप्ट था। नेक्स्ट स्लाइड में इससे क्या फायदा क्या होता है, कंक्लूजन क्या मिलता है, जो अगर मैं एसी डीसी और डीसी से एसी फिर कन्वर्ट करता है तो इसका फायदा क्या है, इफेक्टिव पावर मैनेजमेंट होता है। तो देखिए इसके क्या कंक्लूजन है, मींस ओवरऑल हमको क्या फायदा मिला एसी से डीसी, डीसी से एसी कन्वर्ट करने में, इफेक्टिव पावर मैनेजमेंट। और वंस अगेन मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, द VFD AC DC AC सिस्टम रिप्रेजेंट द इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द रेगुलेटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखिए इससे क्या होता है, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट मींस अपने हिसाब से पावर को जनरेट करते हैं, वोल्टेज को जनरेट करते हैं, और ऑप्टिमाइजिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग इलेक्ट्रिकल पावर। ऑप्टिमाइजिंग मींस इलेक्ट्रिकल पावर को हम बचा सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मींस उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा एसी डीसी एसी से ही पॉसिबल है कि हम इस कंसेप्ट के थ्रू या फिर इस वर्किंग प्रिंसिपल के थ्रू जाके हम डीसी मींस जो मेरा आउटपुट पे पावर है उसको रेगुलेट कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, मोटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैसे, इनहेंस द कंट्रोल ओवर द मोटर ऑपरेशन लीडिंग एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेविलिटी। अब देखिए जो एसी डीसी एसी कंसेप्ट से क्या हुआ कि इनहेंस कंट्रोल ओवर द मोटर ऑपरेशन का मींस उसके जो कंट्रोल को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मींस कंट्रोल और ज्यादा उसके पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं एसी डीसी एसी कंसेप्ट के थ्रू। एंड लीडिंग पावर इंप्रूव पावर परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, लीडिंग टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अधिक समय तक जो भी हमारा मोटर यूज हो रहा है या फिर जो भी ड्राइव उसको हम मींस अधिक समय तक यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इनकेस फ्यूचर में भी और भी सारे जो एप्लीकेशन आएंगे जो इस पे बेस पे चलेंगे तो फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। मेरा ओवरऑल कंक्लूजन था, आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसी डीसी एसी कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में मैंने बताया आपको शुरू में। अगर मैं शुरू से समझाने की एक बार कोशिश करूं तो इंट्रोडक्शन एसी डीसी कंसेप्ट में मैं एसी डीसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 2 स्टेज में होता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि क्यों हम इसको चेंज करते हैं, और इसके बाद स्टेज नंबर 1 में क्या था कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं और कैसे रेक्टिफायर सर्किट यूज करते हैं, फिल्टरिंग सर्किट कैसे यूज करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं और इसका क्या मेन फंक्शन है, ये इन्वर्जन और आउटपुट स्टेबिलिटी के लिए वंस अगेन डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं। और इसका स्पीड का फार्मूला ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएफडी के बारे में सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीएफडी एक्चुअली है क्या, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सबका पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 3 फेज यूज हो रहा है, तो 3 फेज और सिंगल फेज में क्या डिफरेंस है, ये मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंस है और कैसे आपको मींस आइडेंटिफाई करना है 3 फेज से सिंगल फेज का कैलकुलेशन कैसे करोगे। 440 वोल्ट आ रहा है या फिर 415 वोल्ट आ रहा है, या फिर 230 आ रहा है मींस 230 वोल्ट, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंगल फेज में क्या वोल्टेज बनेगा, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएफडी यूज कर रहे हैं तो 3 फेज यूज करेंगे ही करेंगे, तो ट्रबल शूटिंग में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है कि सिंगल फेज और 3 फेज में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे वोल्टेज का मेजर करोगे, कैसे मेजर करके आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि कहां पे मिस्टेक है। इस स्लाइड में हम सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में स्टडी करेंगे कि सिंगल फेज और 3 फेज क्या होता है और कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं। कि आप जो मोटर यूज करोगे वो 3 फेज का मोटर होगा, जो बीएफडी भी यूज करोगे तो इनपुट साइड में सिंगल फेज या 3 फेज हो सकता है, आउटपुट साइड में फिक्स है कि 3 फेज ही होगा। तो ये पावर का मेजर मींस वोल्टेज का मेजरमेंट आना चाहिए, कैसे आप किसी 2 लाइनों का वोल्टेज मेजर करोगे, लाइन टू फेज वोल्टेज को कैसे मेजर करोगे, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को कैसे मेजर करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज इस स्लाइड में हम सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में स्टडी करेंगे, तो सिंगल फेज के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अर्थ है जो ये ग्रीन में रिप्रेजेंट किया गया और ब्लैक में मेरा न्यूट्रल है, ये लाइन है जो रेड में रिप्रेजेंट किया गया L1 L2 L3। नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि ये अर्थ है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ है, और ये मेरा न्यूट्रल है, और ये मेरा 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज सिस्टम में आप यहाँ पे देखेंगे 3 फेज सिस्टम में अगर 415 वोल्ट है तो सिंगल फेज में कितना बनेगा, 240 वोल्ट बनेगा एसी विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो 3 फेज में मींस 415 वोल्ट है तो 3 फेज है, और सिंगल फेज का मेरा सिंगल फेज में 240 वोल्ट बनेगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड केवल चेंज होगा।
तो इसका फार्मूला थ्री फेज और सिंगल फेज का कैलकुलेशन का फार्मूला बनता है भी लाइन वोल्टेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई फेज वोल्टेज। तो अगर मुझे फेज वोल्ट का कैलकुलेशन करना तो लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय स्क्वायर रूट बाय 3। अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊं तो ये जो हमारा लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर किसी मीन्स ये किसी लाइन से और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मेजर किया जाए तो वो मेरा फेज वोल्टेज होता है। और देखिए लाइन वोल्टेज क्या क्या मतलब किसी दो फेजों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है। ये देखिए न्यूट्रल है, अगर लाइन से और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज नापा तो ये 240 आया 240 वोल्ट। अच्छा, ये आया कैसे? अगर मेरा थ्री फेज वोल्टेज 440 415 वोल्ट आ रहा है तो भी लाइन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई भी फेज वोल्टेज। तो भी लाइन और रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू होता है 1.732। तो भी लाइन डिवाइड बाई 1.732 इक्वल टू VPH फेज वोल्टेज। तो 415 डिवाइड बाई 1.732 और जब डिवाइड करूंगा तो 239.607 वोल्ट आएगा। तो अप्रोक्सीमेट इसको मैं 240 वोल्ट मान लिया। तो लाइन मींस इस फेज का वोल्टेज कितना होगा? अच्छा, फेज कब बनेगा? जब न्यूट्रल के साथ आप उसको मेजर करोगे, किसी भी लाइन को न्यूट्रल के साथ मेजर करोगे तो वो फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक लाइन ये L1 और N के बीच का जो वोल्टेज बनेगा ये 240 वोल्ट बनेगा। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं लाइन टू लाइन वोल्टेज मींस ये लाइन वोल्टेज क्या होता है? किसी दो वोल्टेज मींस किसी दो फेज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो L1 और L2 दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे और लाइन वोल्टेज 415 होगा। तो ये मेरा मींस L1 के साथ और N के साथ मेजर करके तो 240 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि L2 और N2 के भी साथ मेजर करेंगे तो सबके साथ सेम वोल्टेज आएगा 240 वोल्ट आएगा। अगर आप L3 और N के साथ मेजर करेंगे तो इसके साथ भी 240 वोल्ट आएगा। और ये 240 वोल्ट का कैलकुलेशन आप यहां से कर सकते हैं। किसी भी थ्री फेज से सिंगल फेज का कन्वर्जन क्या होता है? भी लाइन मींस लाइन वोल्टेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज निकालना है तो लाइन वोल्टेज में हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगर मैं लाइन टू लाइन मींस L1 और L2 के बीच का वोल्टेज को मेजर करूं तो 415 वोल्ट आएगा। ये क्योंकि थ्री फेज है यहाँ पे इनपुट साइड में अगर मैं इसमें L1 और L3 के बीच का वोल्टेज को मेजर करूं तो भी 415 वोल्ट आएगा। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे L2 और L3 के बीच भी मेजर करेंगे तो ये आपको 415 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इनपुट 415 वोल्ट है। अगर मैं देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइन और न्यूट्रल के बीच में आप L1 और N के बीच में मेजर किया तो 240 वोल्ट आ रहा है। 240 वोल्ट का कैलकुलेशन कैसे किया था? भी लाइन इक्वल टू ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई फेज वोल्टेज। तो लाइन और L1 और N के बीच में 240 वोल्ट और L1 L2 और L3 के जो भी आप वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ पे जो मोटर हमारा थ्री फेज मोटर चलेगा वो 440 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो L1 और L2 के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा ये वेक्टर डिफरेंस आता है कि वेक्टर फार्मूला होते हैं। वेक्टर फार्मूला आपने बीटेक और पॉलिटेक्निक में पढ़ा होगा, में किया होगा कि इसका वोल्टेज का डिफरेंस कैसे निकालता है क्योंकि हर एक फेज में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिग्री का डिफरेंस होता है। कि फेज डिफरेंस कितना होता है? L1 और L2 के बीच में फेज डिफरेंस मेरा 120 डिग्री आएगा, L2 और L3 के बीच में 120 आएगा, L3 और L1 के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। तो इसीलिए किसी दो फेज के बीच का वोल्टेज डिफरेंस ही मेरा लाइन वोल्टेज होता। तो L1 और L2 के बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा ना वो 415 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। L2 और L3 के बीच में भी 415 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर L1 और N के बीच में मेजर करोगे तो ये 240 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा और इसका फार्मूला मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अगर आपका थ्री फेज वोल्टेज 380 वोल्ट आ रहा है तो सिंगल फेज वोल्टेज कितना बनेगा? 220 बनेगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? भी लाइन इक्वल टू स्क्वायर रूट बाई 3 मल्टीप्लाई बाई भी फेज वोल्टेज। तो लाइन और न्यूट्रल के बीच में लाइन L1 और N के बीच में 220 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और 220 वोल्ट का कैसे मैंने कैलकुलेशन किया? भी लाइन वोल्टेज स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करने के बाद 219.39 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट 220 वोल्ट मैंने ले लिया। तो जब भी आप मल्टीमीटर से न्यूट्रल और L1 मींस लाइन RYB कुछ भी हो सकता है तो R और N के बीच में अगर मेजर करके तो 220 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं ये दिखाऊं एक स्लाइड और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर फेज वोल्टेज 380 वोल्ट है तो सिंगल फेज का वोल्टेज 220 बनेगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं तो नेक्स्ट स्लाइड में यहां देखेंगे अगर थ्री फेज का वोल्टेज 208 वोल्ट आ रहा है मींस 208 वोल्ट या 210 वोल्ट या 230 वोल्ट तो ये जो वोल्टेज होगा इसका हम कैलकुलेशन करेंगे भी लाइन इक्वल टू स्क्वायर रूट बाई 3 मल्टीप्लाई बाई फेज वोल्टेज।
तो देखिए 3 फेज में अगर 208 वोल्टेज आ रहा है ना, तो सिंगल फेज में 120 वोल्ट बनेगा या विथ 50 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, सिर्फ वोल्टेज का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो अगर 3 फेज का वोल्टेज अगर 208 वोल्टेज है, तो सिंगल फेज का वोल्टेज 120 वोल्ट बनेगा। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। लाइन वोल्टेज ये होता है दो फेज के बीच का डिफरेंस ही हमारा लाइन वोल्टेज होता है। तो L1 और L2 के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, तो ये 208 वोल्ट अगर इनपुट आ रहा है 208 वोल्ट, तो इसके बीच में 208 वोल्ट आएगा। L2 और L3 के बीच में भी 208 वोल्ट आएगा। और L1 और N के बीच का जो वोल्टेज का फार्मूला कैलकुलेशन 120 डिग्री, वो इससे आएगा V लाइन इक्वल टू स्क्वायर रूट बाई 3 मल्टीप्लाई बाई V फेज। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है, और इसका कैलकुलेशन मैंने जैसे यहाँ पे किया है 120.09 वोल्ट आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट 120 वोल्ट आएगा। तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए कि सिंगल फेज 3 फेज क्या होता है, सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंस होता है। मैं अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं वंस अगेन, यहाँ पे 415 जैसे कि इसका कैलकुलेशन किया गया है, तो किसी भी दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो किसी दो फेज के बीच में, ये एक्चुअली फेज है। तो ये फेज मींस आर वाई और आर वाई बी के तो ये आर है, अगर ये वाई है, तो आर और वाई के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वही मेरा लाइन वोल्टेज होता है। आप कंफ्यूज मत होना कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। किसी दो फेज के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसी को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। और इस फेज में इस मींस इस वाले L1 से और N के बीच में जो न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर किया जाता है, अगर आप न्यूट्रल यूज करते हैं तो वो सिंगल फेज को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर किसी दो फेज के बीच का वोल्टेज डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो लाइन वोल्टेज मेरा R और Y के बीच में मींस अगर L1 और L2 के बीच में मेजर करेंगे तो यहाँ पे 415 वोल्टेज दिखाएगा, ये मेरा लाइन वोल्टेज होगा। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूं तो L1 और L2 के बीच का अगर वोल्टेज को मेजर करेंगे तो ये 415 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और L1 और N के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिंगल फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइन और न्यूट्रल का कंसेप्ट था। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डेल्टा VFD पे कैसे काम करता है, और उसके सभी फंक्शन को प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसको देख पाए विदाउट मिस किए हुए एनी लेक्चर। नमस्कार दोस्तों।